that you are familiar with these equations, you're good with them. Whether they give you the reactant or the product as a part of the question, you can write the other or complete answer correctly. ठीक है, डोंट फॉरगेट द स्टडी टिप. इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट समटाइम जल्दी में ये एन जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर लिखने की बजाय अंदर लिख देते हैं या इस एन की पोजीशन को गलती से चेंज कर देते हैं. एंड मेक श्योर दैट रिएक्टेंट्स में हम इस एन को ब्रैकेट के बाहर लेकिन सेंटर में लिख रहे होते हैं, और प्रोडक्ट्स में जो एन होता है ये सबस्क्रिप्ट के तौर पर लेकिन वंस अगेन ब्रैकेट से बाहर आ रहा होता है. ठीक, एक स्टडी टिप है लेकिन इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन, आप इसे गलत नहीं कर सकते हैं. ठीक, मोनोमर इथीन से पॉलीमर्स के डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड्स बनाना और फिर कनेक्टेड लॉन्ग चेन बनाना और चेन को 3D मॉडल में शो करना, ये सब डायग्राम में किया हुआ है. आई होप ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ आता होगा. उसके बाद उन्होंने पॉलीप्रोपीन को एक्सप्लेन किया हुआ है. पॉलीप्रोपीन आप कर चुके हुए हैं. उसके बाद क्लोरोइथीन या जिसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं उसे एक्सप्लेन किया हुआ है. उसे आप पॉलीक्लोरोथीन के नाम से कर चुके हुए हैं. ठीक है, इसमें अभी हम इनके नेमिंग या एब्रिविएशंस पर भी आते हैं, वो भी करते हैं. फिर टेट्राफ्लोरोइथीन है, उससे पहले पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन के या पीटीएफई के एब्रिविएशन पर किया हुआ है. ये भी आप स्टूडेंट्स कर चुके हुए हैं, ये आपके होमवर्क में शामिल था. ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास उसने इनके 3D मॉडल्स शो किए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि क्या है. ठीक, तो एडिशन पॉलीमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज में से हम डिस्कस करते चलते जाते हैं. ये ऑल्दो ये प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे पोर्शन में हमारे पास दी हुई हैं ये सब की सब हम कल go through कर चुके हैं, but just for the sake of just to make sure that we understand each and everything correctly. जितने पॉलीमर्स होते हैं वो सारे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं एडिशन पॉलीमर्स के केस में, और ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर सेम मोनोमर मॉलिक्यूल से बने होते हैं. एडिशन पॉलीमराइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व करती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, जिसे हम ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारे पास बेसिकली जो रिएक्टेंट होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो हम पॉलीमर फॉर्म करते हैं वो यूजुअली हमारे पास फिर सैचुरेटेड होता है. याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम हो. इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो. हमारे पास जो रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करते रहे हैं इस पर्पस के लिए उसमें एक डबल बॉन्ड जरूर होता था. ठीक है, और इसी तरह से हम पॉलीमर को सैचुरेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सारे डबल बॉन्ड्स जो मोनोमर्स में होते थे हम उन्हें ब्रेक कर दिया करते थे और उसे सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देते थे, और जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो हम उसे सैचुरेटेड बुलाते हैं. एडिशन सर जिसके पॉलीमर्स ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसकी वो हमें कैसे वो होगा उसे जीसीएसई कोर्स में डबल. शामिल नहीं है. इट्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीसीएसई, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ठीक, लिहाजा ट्रिपल बॉन्ड को ना तो हमने चैप्टर 10 में कुछ ज्यादा डिस्कस किया है, एक इथाइन की एग्जांपल के अलावा ना ही यहाँ पर करेंगे. अगर मैं उसका आंसर देने भी बैठा तो वो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो फिर रिक्वायरमेंट से भी बाहर है. इवन एक और बात बताता चलूं कि ट्रिपल बॉन्ड की पॉलीमराइजेशन जो है वो एफएससी में भी नहीं है, वो ए लेवल्स में भी नहीं है, वो इवन उसकी भी बाउंड्री से बाहर है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, बट आप अगर चाहते हो सेपरेटली बेशक पूछ लें, या अगर आप इसके लिए कोई रेफरेंस चाहते हो नेट का तो वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आप फर्दर रीड कर सकें, बट दैट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक, ओके, कोई और क्वेश्चंस नहीं, हम आगे चलें. ओके, एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो होमोपॉलीमर्स होते हैं. होमोपॉलीमर हमने ऐसे पॉलीमर्स की टाइप्स को कहा है जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर या सिंगल मोनोमर से बने होते हैं. तो जितने भी इसमें आपने रिएक्शंस किए हैं ऑल 5 एग्जांपल्स इसमें सिंगल मोनोमर से आपने अपने पॉलीमर्स बना लिए हैं, उसके लिए कोई सेकंड मोनोमर आपको जरूरत नहीं पड़ी है. ठीक है, इसी तरह से फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग एडिशन डबल बॉन्ड होता है जो ओपन अप हो जाता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल जिसे हम पॉलीमर कह रहे हैं वो फॉर्म करते हैं. ठीक है, और वो जो होता है वो आपके पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है, हेंस द वर्ड पॉलीमर. अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. इन रिटन पैराग्राफ्स में हमारे पास इनके एब्रिविएशंस और इनके कुछ यूजेस या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. इधर भी ये जो टॉप पैराग्राफ है इधर भी, इसे मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि इस सारे को इन्होंने समराइज किया हुआ इस टेबल में, और हम इस टेबल को जरूर कर रहे होंगे. इस टेबल में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आप छोड़ सकते हो. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 और पेपर 4 दोनों के लिए. लेट्स गो थ्रू द टेबल. इस टेबल में से काफी कुछ हमने पहले से भी किया हुआ है लेकिन हम जो चीजें नई हैं हमारे लिए उन पे फोकस कर रहे होंगे. एंड दिस इज गोइंग टू कंक्लूड
the addition polymers for us. ठीक है, so polymer हमारे पास है polythene, इसके और नेम्स में polyethylene या polythene भी आता है, इसे हम एब्रीविएट करते हैं PE के तौर पे। ये इथीन से बना होता है, वो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि ये टफ होता है, ये ड्यूरेबल होता है, इससे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक यूटेंसिल्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है, ये सारा कुछ इससे बनता है। हमारे आसपास कॉमनली ये जितनी भी चीजें प्लास्टिक की हैं जिनके नाम यहाँ पे कोट किए हुए हैं, ये सब के सब पॉलीथीन से बनते हैं। बखुसूस बॉटल्स, आप जो वाटर बॉटल्स या बेवरेज बॉटल्स इस वक्त यूज कर रहे हैं, वो सब की सब पॉलीथीन से बनी हुई हैं। आप इस वक्त जो प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं, जिसे हम शॉपर के नाम से जानते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, वो सब पॉलीथीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम चीजें पॉलीथीन की हैं, और हमारी लाइफ में पॉलीथीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। से वो हम से जैसे से प्लास्टिक बैग्स होते हैं से उसके बारे में से कोई है से ऐसे बात कि उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? बेटा प्लास्टिक हमने इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने अभी इस चीज को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि हमने इसे स्टडी करना है। ये देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए बताता चलूं कि जब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, तो ये जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग या डिस्पोजल है, या उसकी वजह से होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसमें बॉटल्स वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं, और फिर जो उनसे हमारे पास पोल्यूशन होती है, या फिर हमारे पास उसकी रिसाइकलिंग मेथड्स हैं, वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये एक दो सफ़ों का जो हमारे पास टॉपिक है कि हम इसे यूज नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये कंजर्व करना चाहिए, या इसे डिस्पोज ध्यान से करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मौजूद हैं। तो हम इसे बस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के 2 डेज के लिए इसे स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर मैं दोबारा इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर नहीं यूज करना चाहिए, कम करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, डिस्पोज करते वक्त ख्याल रखना चाहिए, प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए, इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, एंड इफ अगर इन 5-6 क्वेश्चन में से कोई एक आधा भी उस टॉपिक के दौरान रह जाए, तो डू टेंड टू आस्क, प्लीज डोंट हेजिटेट। ठीक है, आई एम अ फॉरगेटफुल पर्सन, ऐसा हो जाता है समटाइम्स, क्वेश्चन एक दिन पे होता है, मैंने उसे स्किप कराया था, फिर मैं भूल जाता हूँ, तो दोबारा पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। कोई और क्वेश्चन नहीं है पॉलीथीन से, तो हम पॉलीप्रोपीन पे चलें। यस सर। ओके, सो पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन दोनों नेम्स हमारे पास कॉमनली चलते हैं। इसे पीपी के तौर पे एब्रीवेट करते हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अब ये वाले फॉर्मूलाज जो हैं, ये उन फॉर्मूला से डिफरेंट हैं स्लाइटली, जो मैंने आपको क्वेश्चंस में दिए। आप नोटिस करते होंगे कि ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, जबकि जब मैं क्वेश्चन में आपको देता था, वो इसका सॉर्ट ऑफ ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता था, उसमें स्ट्रक्चर ज्यादा ओपन नेट के ड्रॉ किया होता था। तो इसका वो बेनिफिट उठाते हैं आईजीसीएसई वाले, और उमूमन ऐसा करते हैं क्वेश्चन में उस ओपन स्ट्रक्चर को लिखने की बजाय ये वाला कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्वेश्चन में ले लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला जो मैंने एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपके होमवर्क में कल दिया था, उनको आपस में इन कंजंक्शन याद रखना है। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को उमूमन कहता हूँ कि वो जो हमने 5 एग्जाम्पल्स टॉपिक किया है, होमवर्क किया है, उसके ऊपर हर क्वेश्चन के ऊपर एक करके ये तमाम कंडेंस्ड फार्मूलाज भी लिख लें, ताकि जब आप इस एग्जाम के लिए तैयार करें, तो आपको कंडेंस्ड फार्मूला की भी पहचान हो, आप उससे भी फेमिलियर हो, और वो जो ओपन स्ट्रक्चर हम ड्राइंग में लाते हैं, आप उससे भी फेमिलियर हो। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। आप जब पास पेपर उठाएंगे 2017, 2016, 2014, 2012, 11, इन तमाम ईयर्स में इस एडिशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, और एडिशन क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम में। ऐसा किसी भी साल मैंने नहीं देखा जब एडिशन या कंडेंसेशन में से कोई एक पॉलीमर पेपर 2 और 4 दोनों में ना आया हो। आता भी दोनों में, एक में भी नहीं आता। तो पॉलीमराइजेशन की दोनों टाइप्स, एडिशन और कंडेंसेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई एक जरूर आपके लिए जज होती है। अब इससे क्वेश्चन हम होमवर्क में कर चुके हुए हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप 4 चीजें लेकर चल रहे होते हैं: करेक्ट स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, बैलेंसिंग एंड कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, और इन 4 के मिलाकर आपके पास 3 नंबर होते हैं एग्जाम में। ठीक है, समटाइम्स पेपर को टफ करने के लिए वो उसे 2 मार्क्स का कह देते हैं, लेकिन आपने वो चारों चीजें पूरी करनी होती है। ठीक है, तो वो
चीज़ आई थिंक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई। बस ये है कि ये जो कंडेंस फार्मूलाज हैं ये भी आप उनके साथ याद करेंगे। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीप्रोपीन पीपी जो है वो पीई से थोड़ा सा ज्यादा टफ और ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो हम इसे ऐसी शेप्स देते हैं जो ज्यादा वेट बेयर कर सकते हों, लिहाजा हम इनसे क्रेट्स बनाते हैं, उन क्रेट्स में ज्यादा वेट उठाते हैं, इससे हम बॉक्सेस बनाते हैं, इससे प्लास्टिक रोप्स बनाते हैं। और लेट मी टेल यू कि जो आप इस वक्त चेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्कूल में, प्लास्टिक चेयर्स अपनी क्लासेस में, अकेडमीज में, ये घरों में, क्योंकि प्लास्टिक चेयर्स अब बहुत कॉमन हो गई है हमारे यहाँ, वो तमाम की तमाम जो होती हैं वो पीपी या पीई या इनके मिक्सचर से बनी होती हैं। याद रखिएगा, अकेला पॉलीमर इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, हम समटाइम्स पॉलीमर्स को मिक्सचर्स में भी यूज करते हैं। थर्ड पे आते हैं, पॉलीक्लोरोइथीन, जिसे मैंने आपको उसके कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड से करवाया है, फिर हम उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, हम उसे एब्रीवेट करते हैं पीवीसी। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये हार्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता पॉलीथीन की तरह। तो चूंकि ये बहुत हार्ड होता है, हम इसे एक ही दफा इसकी शेप दे देते हैं, और ये इंसुलेशन में, पाइप्स में, गटरिंग में, सैनिटेशन पाइप्स में, और इवन पाकिस्तान में ये गैस पाइप्स में भी इस्तेमाल होता है। तो आपके घर में इस वक्त जितनी भी पाइपिंग हुई होगी बेटा, सैनिटेशन के पर्पसेस के लिए, जो वाटर ले जाती होगी ऊपर आपके वाटर टैंक तक, और वाटर टैंक से आपके टैप्स तक, ठीक है। और इसके अलावा गटरिंग पाइप्स जो होंगे, जो वेस्ट वाटर को आपके घर से बाहर ले जाते होंगे। इसके अलावा आपके पास जितने भी इंसुलेशन पाइप्स होंगे, ठीक है, जो एयर कंडीशनर्स वगैरह पे लगे होते हैं। इसके अलावा आपके पास जितने भी घर में गैस पाइप्स होंगे जो आपको गैस देते होंगे डोमेस्टिक कुकिंग पर्पसेस या जनरेटर्स के लिए, वो सारे के सारे इस वक्त पीवीसी से बने हुए हैं। तो पीवीसी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, ये हमारे सिविल स्ट्रक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होती है। और आपके घर में बहुत सारा स्ट्रक्चरल बेसिक्स ऐसी हैं जो टोटली इस पाइपिंग पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सर और ये कॉमनली, जी बेटा मैं अभी आंसर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कॉमनली ग्रीन कलर का हमारे पास पाइप आता है, और उस पाइप के ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने पीवीसी, यानी ये जो एब्रीविएशंस मैं बता रहा हूँ, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यही कोट होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। मसलन पानी की बोतल जो हम मिनरल वाटर की पीते हैं, अगर आप उसे उल्टा करें तो उसके बॉटम एंड पर पीई लिखा होता है। इसी तरह जिन पाइप्स का मैं तस्करा कर रहा हूँ उनके ऊपर पीवीसी कोटेड होता है। इसी तरह जिन प्लास्टिक चेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उल्टा करेंगे तो उनके बॉटम पे पीपी या पीपी प्लस पीई इस तरह से मेंशन होता है। जी आयान बेटा पूछे। सर पीई और वीपी से उनकी प्रॉपर्टीज में से वो दोनों टफ और ड्यूरेबल हैं, तो उन वो दोनों से क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकते? मतलब पीई हम अगर दोनों भी प्लास्टिक यूज बैग में करते हैं, इस्तेमाल हो सकता है तो पीपी जो है हम दोनों प्लास्टिक भी बैग में यूज इस्तेमाल कर हो सकता सकते हैं। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन बेटा हम अपनी प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसे लेकर चलते हैं। मैंने आपको समझाया कि पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टफ और ज्यादा ड्यूरेबल है। तो हम ये कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को ज्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए वहाँ पीपी यूज करते हैं ज्यादा, और जिसको कम ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है वहाँ पीई यूज करते हैं। और जो मीडियोकर होता है उसमें हम मिक्सचर्स भी इस्तेमाल करते हैं, 70-30, 60-40, 50-50, हम इसे मिलाकर यूज करते हैं। ये तो है एक तरीका इस बात को समझने और जानने का। दूसरा तरीका ये है कि पीई और पीपी की एक जैसी प्राइस नहीं है। पीई रिलेटिवली थोड़ा सा चीपर है पीपी के, कंसिडरिंग कि वो कम टफ होता है, कम ड्यूरेबल होता है। तो हम सिर्फ इस हिसाब से नहीं कि हमें प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, बल्कि इस हिसाब से भी कि उसकी कॉस्ट या फाइनेंस कितना पड़ेगा, इस तरतीब को भी देखकर चल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? है। सर तो हम पेपर्स में इन दोनों की जो यूजेस हैं वो डिफरेंट कर सकते हैं? मतलब अगर पीई में हम यूजेस तो लिखते हैं हैं ही कि डिफरेंट। क्रेट्स में या बॉक्सेस में, नो नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं मतलब मिक्स कर दें? क्यों मिक्स करेंगे बेटा? मिक्स क्यों करेंगे? मतलब इनको देखें, आपका लेवल इजी है, इसलिए उसने प्रॉपर्टीज में जो ना इस सेम तरह से प्रॉपर्टीज लिख ली। इजी लेवल के लेवरेज का फायदा उठाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसे मिक्स कर सकते हैं। डोंट कंसिडर इट लाइक दैट। लेट मी टेल यू, उन्होंने टफ और ड्यूरेबल दोनों में इसलिए लिखा है ताकि वो आपके लेवल को इजी रख सके। वरना चाहते तो इसकी प्रॉपर्टीज पे 4-4 5-5 सफे भर देते, और भरे जा सकते हैं, और ऐसी बुक्स हैं, ठीक। लेकिन उन्हें इजी करने के लिए ऐसा किया, इसलिए नहीं किया कि आप मर्जी से उसके यूजेस मिक्स कर दें। यूजेस मिक्स नहीं होते, यूज वही रहते हैं जो हैं। और आप तो फैक्ट्स कोट करेंगे ना, तो फैक्ट्स में ऐसा होता है कि पीई से ग्रेड नहीं बनते, वो पीपी से ही बनते हैं।
और जो पीपी होता है वो प्लास्टिक बॉटल्स में यूज नहीं होता, उसके लिए पीई यूज होता है। ठीक है, तो कुछ यूजेस दोनों के अपने अपने हैं, मिक्सअप नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने टफ ड्यूरेबल लिखा तो आप मिक्सअप कर दें। रिमेंबर, आपकी बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी वजह से सीज की जाती है, नहीं लिखी जाती, क्योंकि आपके लेवल को देखते हुए इसे इजी रखना होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इतने सिमिलर हैं कि आप इन्हें मिक्स कर सकें। बात क्लियर होगी बेटा? यस सर, और सब पीपी ज्यादा टफ होता है पीई से? जी, पीपी ज्यादा टफ है और पीपी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। पीपी ज्यादा लोड भी बेयर कर सकता है, मतलब ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। हेंस स्ट्रेट्स, बॉक्सेस, रोप्स। ओके सर। ओके, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारे पास पोली टेट्राफ्लोरोइथीन या पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहते हैं। इसको पीटीएफई के तौर पे एब्रीवेट करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन नेम टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन की सबसे इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक तो ये नॉन स्टिक सरफेस है और दूसरा ये विथस्टैंड कर सकती है वेरी हाई टेम्परेचर्स। नॉन स्टिक का मतलब होता है ऐसी सरफेस जो स्टिकी ना हो, जिससे कोई चीज चिपके ना। ठीक है, उसके लिए नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं। और विथस्टैंड हाई टेम्परेचर से में इससे मुराद है ऐसा टेम्परेचर जिसमें ये बड़े आराम से 800 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता हो। वेल, आप टेम्परेचर नहीं कोट कर सकते इस लेवल पर, और ये रेंज है और रेंज काफी बड़ी है, इस वजह से भी आप कोट नहीं करेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। आपके घरों में बहुत सारे फ्राइंग पैन होंगे जिनकी शाइनिंग मेटालिक सरफेस होने की बजाय एक डल ब्लैक सरफेस आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि वो नॉन स्टिक पैन है। नॉन स्टिक पैन का मतलब है कि उसमें आप जो कुछ भी फ्राई करेंगे वो उसके बॉटम के साथ स्टिक नहीं करेगा, बी इट एन एग और अ फिश। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आम फ्राइंग पैन्स का ये था, जो कि एल्यूमिनियम और सिल्वर बेस्ड होते हैं यूजुअली, ये था कि उसमें जब कुछ फ्राई करने लगते थे वो बॉटम से स्टिक हो जाता था और फिर वो पैन भी खराब हो जाता था, फिर धोने की मेहनत, फिर और बड़े प्रॉब्लम्स। तो नॉन स्टिक निकाला गया। नॉन स्टिक निकाला गया, इसे अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में कॉमन कर लिया, और फिर अचानक हमें ये पता चला कि जो पॉलीमर है जिसे CF2 लिखा हुआ है, जो बाद में सिंगल बॉन्ड पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्चुअली ह्यूमन बॉडी किसी भी तरह से प्रोसेस या एज वेस्ट पुट आउट नहीं कर सकती। So what happens? It accumulates in your body and gets you cancer after usage of 7 to 10 years. तो हम बड़े आराम से घर में नॉन स्टिक पैन यूज करते हैं और पता चलता है 1 से 2 साल के अंदर अंदर उसका सारा नॉन स्टिक सरफेस जो है वो उतरता गया। वो कहाँ जा रहा है? वो असल में हमारे खाने में हमारे साथ अंदर जा रहा है। नॉन स्टिक पैन अब कोट तो किए जाते हैं हमारी बुक्स में, लेकिन अगर अब आप लेटेस्ट बुक्स देखना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, तो ये भी कोट किया जाता है कि नॉन स्टिक पैन जो हैं आर अ बिग सोर्स ऑफ कैंसर। तो पुराने जमाने का तरीका ठीक था, बेशक थोड़ा बहुत स्टिक कर जाया करता था, थोड़ा बहुत मटेरियल जाया भी खाने का हो जाता था, लेकिन आप एटलीस्ट उसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं खाते थे जो लेटर 5, 10, 15 इयर्स के यूज के बाद आपके लिए जहरीली साबित हो और आपको एक कैंसर पेशेंट बना दे। इससे जो गट कैंसर है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और इसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च थी अब वो कॉन्फर्मेशन की तरफ जाती जा रही है। इस पर आपको आए दिन में कोई ना कोई ऐसा पेपर, कोई ना कोई ऐसी रिसर्च बेस्ड चीज पढ़ने की मिल जाएगी जिसमें साइंटिफिक ओपिनियन ये बता रहा होगा कि नॉन स्टिक पैन्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर हेल्थ एंड देयर आर प्योर सोर्स ऑफ कैंसर, गट कैंसर। गट कैंसर का सर मतलब होता है ऐसा कैंसर जो इंटेस्टाइन से, स्टमक से रिलेट करता हो। जी सर क्या फिर भी लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं क्या इसको? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हर घर में मिलेगा आपको, मेरे घर में है। मैं अपने घर वालों को रोकता रह जाता हूँ। खवातीन को तो सानी अच्छी लगती है ना, मतलब एक पैन है जो स्टिक कर रहा है, वो बार बार तंग हो रही है, चीजें जाया हो रही हैं, धोते वक्त मेहनत करनी पड़ी है, जोर लगा लगा के धोना पड़ रहा है, चाहे वो आप नहीं भी धो रहे हैं, आप किसी मेड से भी धुलवा रहे हैं, इवन देन। तो वो अब, और चीज की अपेयरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंडा डाला, अंडा चिपक गया, टूट के खराब हो गया, जब बाहर निकाला तो वो टूट फूट गया, और जब किसी के सामने रखा तो उसने कहा ये क्या है, ये अंडा है, ये तो इसकी तो शक्ल अंडे जैसी नहीं है। तो स्टिकी फ्राइंग पैन्स जो होते हैं उनकी वजह से हम प्रॉब्लम फील करते हैं, और आजकल हमारा टेम्परामेंट ऐसा है कि चीज जितनी आसानी इजी से हो जाए और जितनी अपेयरेंस उसकी अच्छी हो, उतनी बात है, बेशक वो कितनी जहरीली क्यों ना हो। हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनके पेरेंट्स तो बहुत कमाल की होती हैं, लेकिन वो अच्छी खासी कैंसर कॉजिंग या फिर डिजीज कॉजिंग होती हैं। कैंसर ना भी हो, कोई और डिजीज हो जाए, जरूरी तो नहीं है हर चीज से कैंसर हो। ठीक। सर जी जी।
सर सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए सर, कोई ऐसा मेटल है सर जो सन का टेम्परेचर विड्रॉ कर सके? आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई। कोई ऐसा मेटल है जो क्या कर सके? सर सन का जो टेम्परेचर है उसको हाँ, विड्रॉ कर सके। विड्रॉ कर सके मतलब विड्रॉ से आपकी क्या मुराद है? मुझे समझ नहीं आया। मतलब सर अगर वो कोई उतना चीज जाए टेम्परेचर सर, अटेन कर सके, उतना हीट अप हो सके, या सन की लाइट में रखा जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए? मुझे बात क्लियर नहीं हो रही, समझाएं। सर बर्दाश्त कर सके मतलब। सन का जो अपना टेम्परेचर है। यस सर। बेटा आप जानते ना कि सन के टेम्परेचर के बारे में इंसान ने सिर्फ अजम्पशन लगाई हुई है, और जो उसका आउटर टेम्परेचर हम बताते हैं 4500 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी सन से बहुत बाहर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर आउटसाइड है उसके। वो उसके कोर एटमॉस्फेयर का, कोर कह रहा हूँ, आउटर एटमॉस्फेयर का आउटर टेम्परेचर है। आउटर एटमॉस्फेयर का इनर टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर का आउटर एटमॉस्फेयर, और इनर टेम्परेचर का इनर टेम्परेचर जो है, इनर एटमॉस्फेयर का इनर टेम्परेचर जो है, वो बहुत डिफरेंट है। That rises from 5,000 to 10,000 and 10,000 all the way to 15 and 20,000 degree centigrade. Even inner core के बारे में अब इंसानों ने ये assume करना भी शुरू किया है कि वो टेम्परेचर 50,000 to 1 lakh degree centigrade तक जाता होगा। But these are all assumptions. जानते हैं ना? तो मैं नहीं जानता आप सन के किस हिस्से के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वेल, टेम्परेचर को विद स्टैंड करने के लिए कोई एक प्योर मेटल नहीं चाहिए होता, बल्कि हमारे पास मिक्सचर चाहिए होते हैं, एलॉयज चाहिए होते हैं जो इतना टेम्परेचर बेयर कर सके। और जहां तक बात है हमारे पास 4500 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो बेटा पीरियोडिक टेबल में इसका कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो अपनी प्योर फॉर्म में इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करे और मेल्ट ना हो। इससे पहले ही मेल्ट हो जाते हैं। 4500 दूर की बात है, 3000 3500 पे सारे के सारे मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं। सर अकेला कोई मेटल अलॉय, विथस्टैंड नहीं करता। एलॉय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे पास मतलब बहुत सर सारी चीजें अगर, जो ऐसा टेम्परेचर 5000 क्या 10,000 बेयर कर जाती है, हमारे पास ऐसी चीजें हैं। और उसके लिए मेटल जरूरी नहीं है, एक्चुअली हम ऐसे चीजें भी बनाते हैं कि मेटल तो ज्यादा हीट कैप्चर करता है, तो उसके मेल्ट होने का चांस भी ज्यादा होता है। नॉन मेटल्स इसकी निस्बत कहीं ज्यादा अच्छा बिहेव कर लेते हैं। मतलब सर अगर कोई जैसे कि सर सन के आगे फर्स्ट कहने से कोई चीज अलॉय है सर, वो सन के पास गया है, तो सर हमारे पास कोई ऐसा अलॉय है जो अगर उसके पास भी जाएगा तो फिर मेल्ट नहीं होगा? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैंने कभी इतना गौर से सोचा नहीं, और मेरा नहीं अंदाजा कि इंसान अनकरीब कभी भी सन के कितना करीब जाने वाला है। नहीं जाएगा इंसान, सन से दूर जाएगा, सन के करीब नहीं। इंसान वेनिस पे जाना ट्राई नहीं करेगा, मरकरी पे जाना ट्राई नहीं करेगा, सन तो बहुत दूर की बात है। इंसान मार्स पर, मून पर या जुपिटर की ट्राई करेगा। सो इस क्वेश्चन के आंसर्स मेरे पास नहीं है, और कभी मैंने इतनी रिसर्च की भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ओके सर। ठीक है, करना चाहे बेशक रिसर्च करने, यू कैन गूगल एनीथिंग, इफ इट एग्जिस्ट एंड इट्स एक्चुअली ट्रू तो आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी न्यूज़पेपर या इधर इधर उधर की किसी झूठी मोटी बात पर यकीन ना कीजिए। कोशिश करें कि अगर आप इसके लिए रिसर्च करना ही चाहते हैं तो कोई रिसर्च पेपर ढूंढें, कोई ऐसा पेपर ढूंढें जो किसी साइंटिफिक जर्नल ने प्रॉपरली पब्लिश किया हो, किसी साइंस एक्सपेरिमेंट या किसी थ्योरी के बाद। ये जो इधर उधर अखबारों में और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे न्यूज लिखी आती ना, इसमें से आधी भी सच नहीं होती, 50% का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ी होती है कि वहां पर ज्यादा लोग देख रहे हैं, उन्हें ज्यादा विजिटर मिल जाए, उसके लिए वो जितना अच्छा झूठ बोल सकते हैं वो बोलते हैं। ठीक, तो अगर रिसर्च करनी हो तो याद रखिए कि हम गूगल नहीं इस्तेमाल करते। गूगल की एक प्रोडक्ट है गूगल स्कॉलर, वो यूज करते हैं। गूगल स्कॉलर पर एक्चुअल साइंटिस्ट के पब्लिश्ड पेपर्स आते हैं, जिनसे हम भी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है ना? हम रिसर्च याद रखिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम या इसकी पिक से या फेक न्यूज से नहीं होती है। तो अगर करना हो तो बेशक गूगल स्कॉलर पर जाएं और फिर वहां पर रिसर्च करें। होपफुली आपको आपका आंसर मिल जाए। मैंने कभी किया नहीं रिसर्च, इसलिए मुझे पता नहीं। वेल, हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इस टेबल को ही हमने कवर करना था, ये लंबा हो गया। मैं तो सोचा था मैं आज आपको रेस्ट दूंगा और 11 बजे क्लास ऑफ कर दूंगा। वेल, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। पॉलीफिनाइलएथीन है, जिसे मैंने आपको स्टाइरीन के नाम से लिखवाया, वो उसका कॉमन नेम है। तो पॉलीमर का नेम पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा और एब्रीविएशन पीएस हो जाएगा। स्टाइरीन उन्होंने आगे मोनोमर नेम में दिया हुआ है। ये लाइट होता है और ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का।
जिसकी वजह से हम इसे इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये पैकेजिंग फोम कहलाता है। पैकेजिंग फोम से आप फेमिलियर होंगे। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल अगर आपके घर में आएगा, एलसीडीज, एलईडीज, टीवीज या इस तरह कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज, तो वो जिस गत्ते कार्टन में पैक होगी उसके अंदर एक वाइट कलर का फोम होगा, जिसे किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बचाने के लिए रखा होगा या इंसुलेशन के लिए रखा होगा। वो पैकेजिंग फोम कहलाता है। एक्चुअली वो फोम पॉलीस्टाइरीन है, वो व्हाइट कलर का फोम जिससे बच्चे खेलते हुए हैं तोड़ तोड़ के, ठीक है, दैट इज पॉलीस्टाइरीन, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लाइट and poor conductor of heat is used for insulation and packaging purposes. Any questions from this table? No. नहीं? फिर क्लास जरा से जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है? मैं तो आपको वैसे ज्यादा फ्री टाइम देना चाह रहा था, एक कम हो गया। चलें अगले किसी दिन में देख लेते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि जितनी जल्दी आपने एडिशन किया इतनी स्पीडी आप कंडेंसेशन भी कर लेंगे। सो विल डिस्कस दैट फ्री अबाउट दैट फ्री टाइम लेटर। ठीक है क्लास, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.